नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास भारत की स्वास्थ्य सेक्टर की कुछ उपलब्धियां हैं, खाने के तेल का मार्केट है, मछली पालन, एक अहम सामाजिक नीति। हाँ, और कुछ विज्ञान और संस्कृति से जुड़ी खबरें भी हैं। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग विषयों से खास बातें समझें कि भाई चल क्या रहा है। हाँ, एक ओवरऑल पिक्चर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, और हेल्थ सेक्टर से ही शुरू करते हैं एक बड़े आंकड़े के साथ। जरूर। 2024 में भारत में करीब 18,900 अंग प्रत्यारोपण हुए। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और इस आंकड़े से आप देखिए, भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के ठीक बाद तीसरे नंबर पर आ गया है। अच्छा। और एक और बात है इसमें, जो जिंदा डोनर होते हैं, मतलब लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन, उसमें तो हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। अरे वाह। हाँ, ये सारी प्रक्रिया जो है वो थोटा एक्ट के तहत होती है, मतलब मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। इसका साफ मकसद है कि अंगों की खरीद फरोख्त न हो, सब नियमों से चलें। ये तो बहुत अच्छा है, पर एक चिंता भी दिख रही है इन रिपोर्ट्स में। वो ये कि मृत्यु के बाद अंगदान, मतलब डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन, वो बहुत कम है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। आंकड़ा है कि प्रति 10 लाख लोगों पर एक से भी कम डोनर है हमारे यहाँ, जबकि स्पेन जैसे देशों में ये आंकड़ा 48 तक है। बिल्कुल, बहुत बड़ा गैप है। इसके पीछे शायद जागरूकता की कमी भी है, कुछ सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। तो इससे निपटने के लिए क्या हो रहा है? हाँ, तो सरकार इसके लिए एक राष्ट्र एक नीति लेकर आई है। अच्छा, वन नेशन वन पॉलिसी। हाँ, इसका मतलब है कि अब अंग लेने के लिए उसी राज्य का होना जरूरी नहीं है, उम्र की सीमा भी हटाई है। ओह, इससे आसानी होगी। बिल्कुल, ताकि जरूरत पड़ने पर देश में कहीं से भी अंग मिल सके। और फिर आधार से जुड़ा एक डिजिटल पोर्टल भी है शपथ लेने के लिए, और जागरूकता अभियान तो चल ही रहे हैं। चलिए, ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। अब थोड़ा खाने पीने की तरफ आते हैं। खाने के तेल। हाँ, एडिबल ऑयल्स। सरकार ने इनके नियम भी कुछ बदले हैं हाल में। क्या हासिल करना चाह रहे हैं इससे? देखिए, यहाँ मुख्य लक्ष्य है बाजार में पारदर्शिता लाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी। और ये पक्का करना कि तेल की सप्लाई में कोई रुकावट ना आए और कीमतें भी ग्राहकों के लिए सही बनी रहें। अच्छा। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम, आपको पता है, खाने के तेल के लिए आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हाँ, ये तो है। असल में हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। सबसे बड़े? अच्छा, कौन से तेल हम सबसे ज्यादा मंगवाते हैं बाहर से? सबसे ज्यादा तो पाम तेल आता है, करीब 59%। उसके बाद सोयाबीन लगभग 23%, और फिर सूरजमुखी, वो 16% के आसपास। तो क्या ये निर्भरता कुछ कम हुई है हमारी? हाँ, थोड़ी कम हुई है। जैसे 2015-16 में हम 63% से ज्यादा आयात पर निर्भर थे, वो 2021-22 में घटकर करीब 55% रह गया है। कुछ तो सुधार है। बिल्कुल, और इसे और कम करने के लिए सरकार का राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ऑयल पाम जैसी योजनाएं चल रही हैं। पर एक मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ ज्यादातर तिलहन की खेती छोटे किसान करते हैं और वो बारिश पर बहुत निर्भर रहते हैं। सही कहा। अच्छा, जैसे तेल में उत्पादन की चुनौती है, कुछ ऐसा ही मछली पालन में भी है क्या? भारत वैसे मछली उत्पादन में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल, दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 8% हिस्सा भारत का है। 8%? हाँ, और ये सिर्फ उत्पादन नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। देश की कुल कमाई, मतलब जीवीए, उसमें इसका हिस्सा करीब 1.12% है। अच्छा। और खेती वाली जीवीए में तो 7% से भी ज्यादा। और सोचिए, करीब 3 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलता है। बाप रे, 3 करोड़? जी, लेकिन यहाँ भी चुनौतियां हैं, जैसे ओवरफिशिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना। फिर अवैध मछली पकड़ना, जिसे IUU फिशिंग कहते हैं, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड। हाँ, सुना है इसके बारे में। और क्लाइमेट चेंज का असर तो है ही। ये सब इस सेक्टर के लिए खतरा है। तो इन खतरों से, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मतलब PMSY। ओके। और इसके तहत कुछ और उपयोजनाएं भी हैं। फिर एक्वाकल्चर पार्क बनाए जा रहे हैं, और अवैध मछली पकड़ने से रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ भी मिलकर काम चल रहा है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। चलिए, अब एक बहुत अहम सामाजिक नीति पर आते हैं। तमिलनाडु सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नई राज्य नीति शुरू की है। हाँ, ये काफी चर्चा में है।
इसमें क्या खास है? क्या इसे अलग बनाता है? ये नीति वाकई काफी प्रोग्रेसिव है। ये शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, घर, सुरक्षा सब में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को मजबूत करती है। और सबसे खास बात शायद ये है कि ये नीति व्यक्ति को अपना लिंग, पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर, खुद तय करने का अधिकार देती है, बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के। बिल्कुल, बिना किसी मेडिकल प्रूफ के। और तो और संपत्ति में बराबरी का हक मिले, इसके लिए कानूनों में बदलाव का भी प्रस्ताव है इसमें। ये तो सुप्रीम कोर्ट के 2014 वाले नालसा जजमेंट की भावना के हिसाब से लगता है, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग की मान्यता दी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है तमिलनाडु सरकार का। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जो 2019 का कानून है। हाँ, सही है। अच्छा, जाते जाते कुछ और छोटी मगर दिलचस्प खबरें भी हैं। इसरो का एक नया मिशन। हाँ, इसरो ने लद्दाख के त्सोकार घाटी में होप नाम का एक मिशन शुरू किया है। होप? जी, ये एक तरह से मंगल ग्रह जैसा माहौल बनाकर भविष्य के इंटरप्लानेटरी मिशन के लिए रिसर्च करने जैसा है। अरे वाह, लद्दाख में मंगल जैसा माहौल। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक और खबर IIT दिल्ली और गांधीनगर से है। बताइए। वहां के रिसर्चर्स ने मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI बनाया है। ये बाढ़ कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका जिला लेवल पर अंदाजा लगाने में मदद करेगा। ये तो आपदा प्रबंधन के लिए बहुत काम का हो सकता है। बिल्कुल। और आखिर में कश्मीर की शारदा लिपि, हाँ, जो सदियों पुरानी है, कभी संस्कृत लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी, उस पर पहली बार एक प्रदर्शनी भी हुई है। हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की अच्छी कोशिश है। बहुत खूब। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत हेल्थ सेक्टर में रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं खाने का तेल और मछली पालन जैसे जरूरी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना भी कर रहा है और नीतियां भी बना रहा है। हाँ, और साथ ही सामाजिक समावेश और वैज्ञानिक रिसर्च में भी प्रगति हो रही है। बिल्कुल। इन सारी खबरों को अगर एक साथ देखें तो एक बात साफ लगती है। क्या? कि चाहे बाढ़ का खतरा मापना हो या मछली पालन को सस्टेनेबल बनाना हो या फिर सबको साथ लेकर चलने वाली नीतियां बनानी हो, हाँ, सही डेटा, सही जानकारी और टारगेटेड कोशिशें ही देश की जो जटिल मुश्किलें हैं उनसे निपटने के लिए कितनी जरूरी हैं। बिल्कुल सही कहा। सटीक डेटा और लक्षित पहल, यही कुंजी है। तो चलिए आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों के साथ। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।